बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथी हैं आज वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने DDC चुनाव मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन की नामजदगी पर जम्मू में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार ज़मीन जो थी वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी, बंजर सी थी और लोगों ने एक बार फिर PAGD को ही वोट दिया। इसके क्या महरक़ात हैं, इसके लिए मुकम्मल बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज और कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, ये वही तरुण चुग है जिनका ताल्लुक़ शुमाली हिंदुस्तान के पंजाब से है और इन्होंने रिप्लेस किया राम माधव को। जम्मू कश्मीर में अपनी जो उनकी सलाहियत है उनको भरपूर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बेहतर करने के लिए अभी तक वो कितना कामयाब हुए, और हमने उनसे कुछ सवालात किए। 84 में इलेक्शंस हुए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने संसद में कहा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ 84 में, लेकिन 87 के इंतखाबात में कहाँ पर बेहतरी थी। और उस वक्त जो इंतखाबात रिग हुए, काफ़ी सारी कौमी पार्टियाँ कहती हैं अगर उस वक्त 87 के इंतखाबात को बड़ा संजीदा लेते हुए उस वक्त अवामी मैंडेट को ज़ाया नहीं किया जाता तो नौबत आज 11 फरवरी 2021 तक नहीं पहुंचती। सूरत हाल ज्यों की त्यों बनी है। इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में जानने की कोशिश करेंगे कि आज PAGD के उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी, इसके कितने अहम माने हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कोशिश की थी सेंग लगाने की। यहाँ शाहनवाज हुसैन भी पहुँचे थे, तरुण चुग पहुँचे थे, उन्होंने बिजबिहाड़ा में रैलियाँ की थी, सोपोर में रैलियाँ की थी, लेकिन नतीजा ज़्यादा बेहतर बरामद नहीं हो सका। हालांकि एक सर्वे के मुताबिक, एक आंकड़ों के मुताबिक 5 लाख के करीब वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया उन्होंने हासिल किया। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज शुरुआत करते हैं मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के आज के पार्लिमानी निशस्त से खड़े होकर लद्दाख के बारे में जो उन्होंने बात की है। नाज़रीन को याद होगा कि जम्मू कश्मीर के इंतहाई अहम हिस्से लद्दाख और आसपास में लगातार चाइना की अफवाज ने इस तरफ आने की पेशकदमी की और 21 से ज़ायद भारतीय अफवाज को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। उसके बाद हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई और हिकमत अमली में सबसे पहले कोशिश की गई मिलिट्री लेवल पर टॉक्स को रिज्यूम करने की। उसके बाद मिलिट्री सतह पर जब बातचीत कामयाब नहीं हो सकी तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इसको आगे बढ़ाया गया। अमेरिका, फ्रांस, रशिया और कई ममालिक ने उस वक्त चाइना को मशवरा दिया था कि इस तरह के हालात को पैदा करना उन्हें हक नहीं बनता है। ताहम चाइना ने कोई भी पॉलिसी अपनी वजह नहीं की, ना ही उन्होंने कहा कि वो किस तरह से उनकी फ़ौज मुल्क के इस हिस्से में आकर क्या कुछ करना चाहती है और किन मामलात को लेकर चाइना की फ़ौज जो है वो मुल्क के साथ स्टैंड ऑफ के मोड में है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा बिलाखिर वो वक्त आया जब चाइना ने अपनी फ़ौजों को वापस जाने का हुक्म दिया। आपको याद होगा कि चाइना के वज़ीर दिफा के खुसूसी मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि फ़ौज ने वापस जाना है और मामूल की जो हालात है उसमें अब तब्दीली आ सकती है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी बात पार्लियामेंट में रखते हुए कहा, सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा।
इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएची पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय। और अब नाज़रीन वापस वादी का रुख करते हैं। डीडीसी चुनावों में कामयाबी के बाद अब चेयरमैन बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग को अगला चेयरमैन बल्कि अवलिन चेयरमैन मिला और इस मौके पर पीएचजीडी ने कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार के हक में ज़्यादा वोट नहीं आए। ये कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि साउथ कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुज़श्ता 10 बरसों का जब रिकॉर्ड देखें तो यहीं से उन्होंने कामयाबियों के जीने शुरू किए और उसके बाद अनंतनाग, बिजबेहरा, पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों में अब की बार लगातार कामयाबी जो है वो पीएचजीडी की तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही हासिल हुई। हालांकि शोपियान में अपनी पार्टी ने कोशिश की और उन्होंने अपना चेयरमैन यहां पर बिलाखिर मुंतखब किया। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ अब बांडीपोरा की बात है। पहले आपको सीधे ले चलते हैं, अनंतनाग की ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं और ताज़ा तस्वीरों में आपको साफ लगेगा कि अनंतनाग में आने वाले असेंबली चुनाव और पार्लिमानी चुनाव के लिए यह सबसे पहले सेमीफाइनल माना जाता है क्योंकि रीजनल पार्टीज़ का वजूद ख़तरे में है क्योंकि नेशनल पार्टियों ने अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात लड़ने का सफ़र थोड़ा सा कम वक्त में तय करने की ठान ली है। हमारे जो आज 14 मेंबर जो हैं, हम बहन भाई जो यहाँ पे हैं, ये काउंसिल जो बना ये हम 14 के 14 जो हैं हमारा बना। आज वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो बने ये इन 14 के बने और इंशाल्लाह हमारी जो पीआरटी होगी, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के काम हैं उनमें हम सब मिल के इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। जो भी मुश्किलात होगी, जितना हमारे हद इख्तियार में होंगे उसके ज़्यादा हम काम करेंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में, जहां मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और कमोबेश तमाम अहम सियासतदानों ने यहां काफ़ी टाइम से अवामी खिदमत में ख़ुद को जोड़ा। लेकिन सूरत हाल गुज़श्ता 2 बरसों से कदर मुख्तलिफ थी और इन इलाकों से पार्लिमानी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जस्टिस हसनैन मसूदी ने कामयाबी हासिल की। अब आपको आंकड़े बताते हैं कि ज़िला बांडीपोरा में जो चुनाव सिनीचर को होने हैं उसमें अभी तक के ताज़ा आंकड़े किस तरह से हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां गुरेज, संबल, सोनावारी और उसके बाद बांडीपोरा के बनकूट, आलूसा और कई इलाकों में कामयाबी हासिल की। अपनी पार्टी की तरफ से न सिर्फ उन्होंने उस्मान मजीद की अहलिया ने कामयाबी हासिल की बल्कि उसके बाद अरिन से भी एक आज़ाद उम्मीदवार ने अपनी आज़ादी को ख़त्म करके अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। पहले तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, बाद में उन्होंने उस्मान मजीद के साथ हमा पल्ला चलने का इरादा बांध लिया। इसके बाद संबल में इम्तियाज़ परे, यासिर ऋषि और कई अहम लीडरान हैं जिनके पास नंबरात हैं, उनके साथ भी राब्ता लगातार जारी है। तुलेल गुरेज से भारतीय जनता पार्टी ने
फ़कीर मोहम्मद खान के फर्जंद राजा एजाज खान ने कामयाबी हासिल की, लिहाजा ये वोट भी अपनी पार्टी को जा सकता है। अपनी पार्टी के लिए श्रीनगर में एजाज बालहामी ने अपने वोट का इस्तेमाल करके कहा कि बीजेपी का वोट अपनी पार्टी को जा सकता है। इसी तरह से शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में भी तलेल बैलेट का वोट जो है वो अपनी पार्टी को जा सकता है। आंकड़े बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर पीएचडी का कुछ न कुछ सबकत तो उनकी है क्योंकि उनके पास आंकड़े ज़्यादा है। लेकिन देखने वाली बात होगी ज़िला बांडीपोरा को इन अवलीन चुनाव में पहला चेयरमैन कौन होगा, ये खातून होगी या मर्द होगी। लेकिन अपनी पार्टी और पीएचडी के दरमियान अच्छा खासा मुकाबला देखा जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सियासत के सबसे सीनियर कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त पार्लियामेंट में अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ सूरत हाल पर भी बातचीत की। 4G की भी उन्होंने लगातार वकालत की थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल को आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर की सियासत का भी तज़किरा किया। आपको याद होगा गुलाम मोहम्मद शाह ने 84 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने से ख़त्म किया जिसमें आगे की जो जनरेशन है वो जम्मू कश्मीर में राज कर सकती थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जोड़ तोड़ की सियासत, ख़रीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो मामलात हैं ये बहुत पुराने हैं। उन्होंने अपने ही ख़ानदान का हवाला दिया। गर्चे सोचें तो एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ ख़ानदान में हम आहंगी न हो, जहाँ ख़ानदान में इस तरह के इंतशार हो, वहाँ पर सियासत कदर मुख्तलिफ रुख भी इख्तियार कर सकती है। लेकिन क्या मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बहनोई जो थे उन्होंने क्या 84 में इस तरह के मामलात खड़े किए थे? क्या उन्होंने वहाँ से वज़रा को ख़रीदा था? उनके फर्जंद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर ने कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास बुलाया अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तारीख़ के अवराक पलटने चाहिए थे और हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए था। मुज़फ़्फ़र शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो तकिया कलाम है, जो उन्होंने कहा है, उसमें हकीकत नहीं है, उसमें सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। अगर मेंबर पार्लियामेंट के कलाम में सच्चाई नहीं है तो मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा? जम्मू कश्मीर की बात तो बाद में करेंगे कि 1984 में आपके लोगों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरह से आज कोशिश की जा रही है खरीद फरोख्त करने की बीजेपी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और उसके हम बजाते खुद चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हो रहा है। मगर किसी को जो आपने 84 की बात की डॉक्टर साहब, 82 में डॉक्टर साहब आप ही ने कहा पूरे हजूम के सामने, लाखों लोग सामने थे, कि शहरी कश्मीर की जितनी कैबिनेट थी वो सब के सब चोर हैं और उन बेचारों को उस वक्त अपनी जानें बचाकर भागना पड़ा। उनको मार डालते लोग। मोहन किशन तिक्कू साहब जो बहुत ही सीनियर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और शहरी कश्मीर के रुख का, उनको मैंने बजाते खुद गाड़ी में भरा, वो थर थर कांप रहे थे। तो आपने वो मामला ही खुद साफ कर दिया कि जब आपने पूरे कैबिनेट को कहा ये सब चोर हैं, यानी शहरी कश्मीर चोरों की कैबिनेट की क़यादत करते थे डॉक्टर साहब। फिर उसी के बाद उन्हीं में से बहुत सारे लोगों को आपने खुद वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया। और वो क्यों उस वक्त गए उधर? जब शाह साहब ने इनकार किया, प्लीज सर, उन्होंने इनकार किया राजीव गांधी को कि मैं अपनी कैबिनेट में आपके 2 मिनिस्टर्स नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैं कोलेशन नहीं करूंगा। यहां कोलेशन इज नॉट गुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, कोलेशन इज डिजास्टर। और वो आज प्रूव हुआ जब पीडीपी और इसने क्या कहते हैं बीजेपी ने कोलेशन बनाई, उसके पहले आपने बनाई, और पीडीपी के कोलेशन के साथ बीजेपी के लोग सीधा सेक्रेटेरिएट में गए और 370 का खात्मा करके आए। तो अगर ये लोग चोर थे उस वक्त, उन चोरों को आपने अपनी कैबिनेट में लाया, तो कैसे चोर हो गए भाई? आपके लोग जो आपका पीछे आपका ये स्पोक्स पर्सन है कोई पार्टी का, आपका कल के छोकरे हैं वो क्या जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की? उनको स्पेलिंग नहीं आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की।
अब बात यह आप कह रहे हैं कि उस वक्त आपने खर्चे किए थे 10 लाख या 12 लाख या 14 लाख किसी से लेकर। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, पूरी कौम को बताइए कौन है जिसने लिया, कौन है जिसने दिया। नहीं तो वो ऐसी ही बात हो गई जिस तरह आज माननीय प्राइम मिनिस्टर आपके ऊपर उंगली उठाता है, मेरे ऊपर उंगली उठाता है, मेरी मां के ऊपर उंगली उठाता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब हम सियासी उलटफेर की बात करते हैं तो 84 के बाद एक और मार्का लड़ा गया, वो 87 का था। और तारीखदान लिखते हैं, सियासी कमेंटेटर्स कहते हैं कि 87 में मुत्तहदा महज को सीटें मिली थी, मफ को सीटें मिली थी, और उसके बावजूद भी यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने दिल्ली की उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कहा कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को सीटें नहीं आई है, जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ शाह आज सलाउद्दीन के तौर पर हमारे सामने हैं। हालांकि बात कोई नई नहीं है, थोड़ा सा आपको जहन में लाने के लिए काफ़ी था कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कई नई पार्टियों का वजूद इसी फ्रेज से शुरू हुआ। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन यादाश्त किया और दिलाया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जम्मू कश्मीर 87 में अगर इंतखाबात साफ सुथरे हुए होते तो शायद आज बंदूक की सूरत हाल हमें फेस नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा कौमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों ने भी कहा कि 87 ने एक पार्टी ने जिस तरह से इलेक्शन रिग किया और इलेक्शनों में धांधलियाँ की थी, जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। इन सारे मामलात को लेकर अब हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज और कौमी जनरल सेक्रेटरी यानी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जिन्होंने गुज़श्ता 2-3 महीने से कश्मीर में खीमाजन हुए DDC के चुनाव लड़वाने में अहम रोल अदा किया। उनका दावा है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट का इस्तेमाल किया। आंगनों पे आप मत जाइए, 2 या 3 सीटें कश्मीर से मिली, दारी पर्दा आज़ाद उम्मीदवार हमारे भी खड़े थे। हमने पूछना चाहा 84 से 87 और उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था, इंतखाबात को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और एक नफरी, अगर एक शख्स जीता है तो वो चेयरमैन की दावेदारी कैसे कर सकता है। अगर PAGD के मेंबरान ज़्यादा थे तो कई जगहों पर महबूबा मुफ्ती ने इस तरह की शिकायत का इजाला करने कौन लोग आएंगे। आइए चलते हैं सीधे और तरुण चुग से पूछते हैं ये सारे मामलात, और उसके बाद दीगर खबरों का सफ़र लगातार जारी रहेगा। अब चुनाव हुए हैं, कहीं PDP जीती है, कहीं NC जीती है, कहीं JKP जीती है, कहीं CPI जीती है, कहीं BJP जीती है। तो इसमें कहाँ डेमोक्रेसी? जहाँ तो आप जीत गए तो डेमोक्रेसी हो गई, और जहाँ आप हार गए, लोग आपको वोट नहीं दे रहे, 9 लाख में से 5 लाख लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया। इसी से जुड़ा चाहिए, जब 500 वोटों से आप विधायक चुनते थे, 1200 2000 वोटों से आप सांसद चुन लेते थे, तो वो डेमोक्रेसी थी। आज 9 लाख लोग वोट करने के लिए आए हैं। आज आपकी वो पाकिस्तान वाली भाषा और चाइना वाली भाषा फेल हो गई और आपको डेमोक्रेसी की। पंचायत राज में 73rd अमेंडमेंट के बाद जब इन वोटों की हम बात करते तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा। अगर शोपियान में किसी पार्टी के लिए 5 अरकान थे, DDC मेंबर थे, तो एक वाला कैसे चेयरमैन बन सकता? और क्या पॉलिटिकल माइग्रेशन इस तरह से हो सकती है कि जब कोई शख्स किसी पार्टी से जीत के आए? और दूसरी ये बात, आज अगर आपके खिलाफ नहीं हुआ, हो सकता है कल दूसरे एंड में जम्मू में आपके खिलाफ हो। ऐसा है कि कैमरे के ऊपर वोटिंग दिख रही है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? पंचायत जिस तरह का कानून है उसी तरह का कानून यहाँ है। अब आपके वर्कर, आपके नेता आपके साथ नहीं रहना चाहते। अब 9 लाख लोगों में से 5 लाख लोग आपको छोड़ के चले गए, आपके खिलाफ खड़े हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 84 में गुलाम मोहम्मद शाह ने उस वक्त खरीद फरोख्त की, और आज जब आप खरीद फरोख्त की बात करते हैं, ये बहुत पुरानी रिवायत है। हालांकि मामा बांजा का मामला है, कल मुजफ्फर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान सही नहीं है। तो क्या 87 में भी जिस तरह से इलेक्शन रिग करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, 84 से 87 3 ही साल तो गुजरे। तो भाई साहब मेरे को बताइए ना, कल PDP कैसे जीत गई, NC कैसे जीत गई? कल एक जम्मू में वाइस चेयरमैन जम्मू रीजन में NC का जीत के आया, CPI कैसे जीत गई, तारागामी जी कैसे जीत गए? ये झूठ है। फारूक अब्दुल्ला साहब को अब अपना घर बचाना चाहिए, PDP को बिखरती हुई अपनी पार्टी बचानी चाहिए। लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं,
बेग साहब छोड़ के चले गए, उनके गठबंधन से लोन साहब छोड़ के चले गए। लोग निकल रहे हैं, उनके जो बयानबाजी है देश के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। अब कौन खड़ा होगा उनके साथ जब वो चाइना की बात करेंगे? कौन खड़ा होगा जब वो पाकिस्तान की बात करेंगे? कौन खड़ा होगा जब वो बंदूक उठाने की बात करेंगे? जब पूरा कश्मीर टेररिज्म को छोड़कर टूरिज्म की ओर बढ़ रहा है और महबूबा जी अभी भी टेररिज्म की बात कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में 280 सीटों में चुनाव हुआ, एक जगह बताइए जहां किसी ने महबूबा जी की फोटो लगाई हो, फारूक अब्दुल्ला साहब की फोटो लगाई हो? क्योंकि लोग उब चुके हैं, इनसे छुटकारा चाहते हैं। तो अपनी गिरती हुई साख का किसी पे इल्जाम मत लगाइए। इधर तरुण चुग ने आज भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर लीडरान के हमरा श्रीनगर में अपने ऑफिस वाक़िया जवाहर नगर में दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर जबरदस्त अल्फाज में याद किया। उन्होंने कहा, दीनदयाल उपाध्याय का रोल जम्मू कश्मीर में तो क्या नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुख्तलिफ सिटीज तक हमेशा याद रखा जाएगा। तरुण चुग ने दीनदयाल उपाध्याय को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे विचार का नाम है जिसने इस देश के गरीब की झोंपड़ी से लेकर उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे एक शासन व्यवस्था ला सकती है, उसका एक दर्शन लिखा। फिर उन्होंने जब पूरा विश्व साम्यवाद और पूंजीवाद में लड़ रहा था तो उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की, जो भारत की अपनी सोच है कि ह्यूमन को अकेले नहीं मान सकते और नेचर के बिना ह्यूमन नहीं और ह्यूमन के बिना नेचर नहीं। ये 60 के दशक में कहा, आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, आज पर्यावरणविद इस पर बोल रहे हैं। तो एक लंबी सोच वाला व्यक्ति, गरीब की चिंता करने वाला व्यक्ति, इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूती कैसे दी जा सकती है, वैसा व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। और उनकी सभी जो उन्होंने विचार दिए थे उनको पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से लेकर आज तक कर रहे हैं। और नाज़रीन, अब हम महकमा सेहत की बात करते हैं। यूनानी अस्पतालों का तज़किरा जम्मू कश्मीर में क्या कुछ है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन यूनानी मेडिसिन से मुतल्लिक आलमी दिन मनाया गया। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में एक तकरीब के दौरान माहिरीन और मुअल्लिजीन ने कहा, यूनानी अस्पतालों की अहमियत और इफादियत आज के दौर हाजिर में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि यह बात अपनी जगह है, जहाँ एलोपैथिक अस्पताल, जहाँ एलोपैथिक इलाज है, वहाँ यूनानी अस्पताल के लिए भी एक कमरा वक्फ रखा गया है। अगर यूनानी अस्पताल, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुष पर आप इलाज और मुआवजा करवाने चाहते हैं तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर मिलेगा। कितना बेहतर होता कि आयुष के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ज़रिए अलग अस्पताल होते, भले ही वहाँ पर मरीजों का एडमिशन या दाखिला ना होता, लेकिन ओपीडी के लिए अगर यहाँ पर अस्पताल अलग होते तो आम मरीजों को मदद मिल सकती थी। और नाज़रीन, काजीगुड़ में एक और नौजवान की मौत वाक़या हुई। बताया जाता है कि इलाके में सफ़ी मातम बिछ गई और ख़वातीन सीना खोबी करती हुई नजर आई। इलाके में गुज़श्ता 2-3 महीने से कई केसेस सामने आए कि नौजवान की मौत अचानक हार्ट अटैक होने से हो जाती है। हालांकि विंटर सेशन इतना हाश और टफ था कि काफ़ी ज़्यादा केसेस आए। क्या ये मीडिया और सोशल मीडिया की बेदारी है या इससे पहले भी ऐसे केसेस आते रहे? अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो महकमा सेहत काउंसलिंग के लिए अपना प्रोग्राम सामने क्यों नहीं लाता है? इम्यूनाइजेशन के नाम पर टीका लगवाए जाते हैं, पल्स पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 महीने का जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उम्मीद की जाती है कि महकमा सेहत एक मुरतब शुदा प्रोग्राम के तहत अवामी बेदारी का एक नया प्रोग्राम शुरू कर सकती है। We have heard every day he has been died with heart attack. He has been died due to heart attack. God knows better what does it mean. मैं आपकी वसादत से ये बात अहकाम तक हाथ में तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि इसका इजारा हो जाए। आप कहते हैं डॉक्टर साहिबान बड़े बड़े हैं, समोकर उम्र भर लोगों ने तम्बाकू पिया है, लेकिन इससे कोई सिगरेट भी पीते थे, तम्बाकू भी पीते थे, लेकिन व्हाट इज द बेसिक ऑफ द डिजीज, व्हाई इट इज गोइंग डे बाय डे रेज। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला पट्टन से हमारे नुमाइंदे की इत्तला है कि इलाके में अब कोल्ड स्टोरेज में जो बैरून रियासत और बैरूनी ममालिक से लाया गया मेवा रखा जाता है ताकि इसको मंडियों तक या आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ का अपना मेवा, सेब, अनार वगैरह जो हैं वो तकरीबन इससे जवाल पजीर होते जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने माहिरीन से बात की। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और दीगर ममालिक से फ्रूट यहाँ तक आने से मुकाबला तो बढ़ गया, लेकिन हमारे फ्रूट की जो कदर कीमत थी वो बहुत ज़्यादा कम होने लगी।
3 लाख के ऊपर से कैपेसिटी है। अच्छा, मुझे बता लीजिए, अभी की बात करें, यहाँ पे कितना माल है अभी आपके पास? अभी हमारे इस वक्त 2.25 लाख की कैपेसिटी है। कैपेसिटी नहीं, मतलब माल हमारा 2.25 लाख है इस स्टोर में। माल इसलिए थोड़ा बहुत कम आया क्योंकि जो हमारे पिछले 2 साल 2, 3, 4 सालों से इशू चल रहा है कि माल की रेट बहुत कम आ रही है, क्योंकि जो ईरान और चाइना से जो माल आ रहा है ना इलीगली अफगानिस्तान के बॉर्डर से, उसकी वजह से हमारे माल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टोर ओनर है ना, मतलब ये भी इफेक्ट हो रहे हैं और हमारे रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। इससे पहले की बात अगर करें तो इससे पहले आपका स्टोर चल रहा था, क्या लगता है आपको उस टाइम और इस टाइम में क्या फर्क है? फर्क ये है ना, जब से ये इलीगली माल आ रहा है ना अफगानिस्तान के बॉर्डर से, तब से बिल्कुल भी हमारे माल में बिल्कुल कम रेट आ रहा है। इसकी वजह से स्टोर में पूरा माल भी नहीं आ रहा है। क्या करना पड़ेगा इस वक्त, क्या कदम उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो हमारे जो गवर्नर से, अगर कश्मीर की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे तो बैकबोन कहा जाता है इसमें वे सन्नत को, क्या करने की जरूरत है? गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ मतलब ये इकदाम उठानी चाहिए कि जिससे कि हमारे माल को अच्छी से रेट आ जाए, और जो इलीगली माल आ रहा है उस पर पूरी या तो रोक लगानी चाहिए या तो हमारे माल पर बिल्कुल असर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। यह है शुमाली कश्मीर का सोपोर इलाका। डांगरपोरा इलाके में सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता है और लोगों के चलने फिरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने कहा कि कई बार हमने सुना कि इन रोड्स को मुख्तलिफ प्लान्स में रखा गया, लेकिन बाद में अमली तौर पर मैकडमाइज और रोडी बिछाने का काम तक शुरू नहीं किया गया। उन्होंने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि डांगरपोरा और आसपास के इलाके में गली कोचे और नुक्कड़ से बाहर जो भी रास्ते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मरम्मत के लिए किसी न किसी तरीके से काम शुरू किया जा सके। खदर ये जमा गमत कि तकरीबन ये रोड 2 फुट आब वनस जमा, द्राय सारी महल वाल कि ये थोड़ा बहुत और आब कोड़ गए RNB दफ्तर तह गए हर अकिस नश गए BDO नश प्रत अकिस नश गए कि तम वन ये आमत फंडस, लेकिन कम ग ग्राउंड पोर्शन अगर वो वनस वनस सोपोर टू शुवा रोड खस्त। मे बास अगर बीमार वालों ने शो पे डंगरपोर तान दी अमानत यूत गए RNB दफ्तर तोत्र गए। सी डिमांड सोपोर टू शो रोड गो बहाल गन, मजबूरी दूर ग। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज अफसरान की एक मीटिंग तलब की, जिसमें जिला बांडीपोरा, गुरेज, संभल और मुतअद्दिद इलाकों में मुख्तलिफ मामला जो आवाम से जुड़े हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अफसरान पर जोर दिया गया। इस मौके पर PDD, PHE, RNB और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वाबस्ता कई अफसरान मौजूद थे और डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें हिदायत जारी किए कि अवाम के मामला को हल करने में वो ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल अदा करें। नाज़रीन, LOC ट्रेड के साथ अब आपको ताज़ा तस्वीरें और लोगों ने बयानात क्या कुछ हैं, ट्रेडर्स का क्या कुछ कहना है। यह है सलाम आबाद का वो ट्रेड मंजर जो उड़ी में है, लेकिन ट्रेड में बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। ट्रेड ठप होने की वजह से यहाँ के कारोबारी जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इसके लिए कई कुछ कोशिशें की गई थी कि दोबारा इस ट्रेड को जिंदा व जावेद रखा जाए। मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर इक़्तिदार से लेकर अभी तक इस ट्रेड को यहाँ पर हमने चलता फिरता पाया और काफ़ी सारी जो यहाँ पर बेरोज़गारी थी उसको भी कम किया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में फ़िलहाल इस ट्रेड में उतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं पाई जा रही है। मरकज़ी सरकार ने 370 जब ख़त्म किया था तो एक बात उन्होंने बोली थी कि हम वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हम फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ आ रही हैं, काम करेंगे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ हुई कि 500 डेली वेज का काम बंद हो गया, ट्रेड बंद हुई। कम से कम लगभग 500 आदमी था जो वहाँ काम करते थे, डेली वेज जो थे, तो उनका काम बंद हो गया। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे से बात करें और ट्रेड दोबारा चलनी चाहिए, ताकि वो जो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान वहाँ काम करते थे और तो आपको पता है अनएम्प्लॉय कहाँ पहुँच गया है, तो उनको वहाँ दोबारा शुरू करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ ये सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ। कल शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया की चंद अहम खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सफ़र बेबाकी के साथ जम्मू कश्मीर की न्यूज़ नेटवर्क नंबर 1 गुलिस्तान और JK पर सिलसिला जारी रहेगा।